हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस पे हम हर एक विषय पे जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और हर एक पहलू पे प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। भ्रमणकारी जीवन, यानी पहले मनुष्य जो थे भ्रमणकारी जीवन व्यतीत करते। भ्रमण का मतलब था एक जगह वो टिक के अपना जीवन यापन नहीं करते थे। कहते पाषाण युग जो है व्यतीत करता था। कहते पूर्व जीवन मनुष्य का जो भ्रमणकारी जीवन व्यतीत किया करते थे और वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे ताकि उन्हें खाने के लिए कुछ मिल सके। और यह लोग एक समूह में ही रहा करते थे ताकि वो जंगली जानवरों से भी अपना बचाव कर सके। जनरल सी बात है, समूह में रहेंगे तो जानवरों से जो है उनकी बचाव होती रहेगी और उनका साथ भी रहे। वो पत्थरों के औजार एवं हथियार बनाने लग गए और इससे उनके रहन सहन में विकास होने शुरू हो गया। कहते हैं विकास की चरण अगर देखा जाए तो पहला चरण तो जो है पूरा पाषाण युग के ही बारे में बताता है। चलिए देखते हैं पूरा पाषाण युग के समय काल कितना से कितना था। यदि हम बात करें पूरा पाषाण युग का तो कहते हैं 5 लाख ईस्वी पूर्व से लेके 10,000 ईस्वी पूर्व ये पूरा पाषाण युग के समय काल को बताया गया है। अब समझ सकते हो कि इस समय मनुष्य जो है पूरी तरह से विकास नहीं था। जंगली युग में मनुष्य पहाड़ों के नज़दीक रहा करते थे जहाँ की नदियाँ बहती थी, क्योंकि उनको पानी की आवश्यकता होती ही थी। नदियों के द्वारा उन्होंने पीने की पानी मिलता था और सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि शिकार भी वहीं पे पानी पीने आते थे और प्यास बुझाने आते थे तो उसको वो लोग जो होते उसका शिकार करके अपना पेट चलाया करते थे। जंगली जानवरों वहीं की वजह से उन्हें रहने के लिए गुफा मिल जाती थी और इस प्रकार उनके अपने खाने पीने रहने का स्थान भी मिल जाया करता था। क्या आप इस बात से जानते हैं कि उनके बड़े बड़े जानवरों को भगाना पड़ता था ताकि वो अपने रहने के लिए जगह बना सके, क्योंकि जो गुफाओं में वो रहते थे उसमें जानवर भी हुआ करते थे, तो उनको भगा के खुद ही अपना जीवन आश्रित किया करते थे गुफाओं में, क्योंकि उनको घर बनाने की क्षमता नहीं थी, नहीं समझ थी, नहीं सोच थी। अपने शरीर को ठंडा एवं गर्मी से बचने के लिए जो है पेड़ की खाल और जानवरों की खाल को जो धूप में सुखाकर वो लोग पहना करते थे। आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि वातावरण हमारे जीवन में कितना अहम भूमिका निभाता है। और कुछ स्थान जैसे कि अंडमान निकोबार जैसे इलाके हैं जहाँ की भ्रमणकारी मनुष्य अब भी रहते हैं। इसका मतलब हम समझिए कि अभी इंसान ख़त्म हो गए नहीं, अभी कई जनजाति जो है इसी प्रकार की है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है अंडमान व निकोबार जैसे इलाके हैं जहाँ पर आज भी मनुष्य जो है भ्रमणकारी जो है जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आदि मानव जिन गुफाओं में रहा करते थे उनके दीवारों पर उनके शिकार करने का चित्र बने हुआ करते थे, क्योंकि कहते हैं वो चित्र बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण होता था। अब सोचिएगा कैसे। कहते हैं जो आगे उनकी जनरेशन आते थे तो शिकार करने की पद्धति जो होता था दीवारों पर बनाए गए चित्रों के अंतर्गत ही वो लोग शिकार किया करते थे, या कह सकते हो कि उस तरह की उनकी प्लानिंग हुआ करता था। जानवरों का शिकार जो है खास तौर से बड़े जानवर जैसे कि जंगली भैंस तथा बारहसिंगा अब भी भीमबेटका की गुफाओं में जो कि मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है अब भी अंकित है। और यह हो सकता है कि इस तरीके से चित्रों के दर्शाने में वो अपनी बच्चों के शिकार करने में मदद करते थे। मैंने कहा ना वो शिक्षा का केंद्र होता था। दीवारों में वो बना देते थे चित्र कैसे हमें शिकार करना है, तो वो अपने बच्चों को शिकार करने के लिए प्रेरित करते थे। उसके मदद से वो शिकार भली भांति किया करते थे। जैसे आज के समय में जो है किताब छपती है, जो किताब आप पढ़ते हो वही आने वाला समय आपके बच्चे पढ़ते हैं, तो उसी प्रकार से ऐसे ही वो लोग किया करते थे। और यह भी हो सकता है कि शायद यह अपने रहने वाली गुफाओं की दीवार को अच्छा बनाने लगे, इसलिए वो चित्रकारी किया करते थे। तो कई संभावनाएं यहाँ पर व्यक्त किया जा सकता है, क्योंकि संभावना ही हम उठा सकते हैं, क्योंकि वास्तविकता के बारे में हम नहीं जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर चित्र जो है आपको भली भांति ये समझाने के लिए पर्याप्त है कि भीमबेटका गुफा में जो चित्रकारी की गई है कैसे ये लोग घोड़े के ऊपर बैठे हुए हैं और कैसे शिकार कर रहे हैं। इवन कि दूसरा चित्र में देखिएगा तो बहुत भीड़ भड़क्का है और जंगली क्षेत्र है, वहाँ जानवर भाग रहे हैं और वो उनके पीछे जो है दौड़ रहे हैं। तो इस प्रकार का चित्र जो है काफ़ी दर्शनीय है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये कई जगह जो है अभी भी आरक्षित कर दिया गया है, संरक्षित किया गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये चित्र जो है आपको समझने के लिए
काफ़ी महत्वपूर्ण बातों की तरफ जो है इशारा कर रहा है। देखा जाए तो जो है कई ईसा पूर्व इंसानों ने कुछ ऐसी परंपराएं शुरू की, हमें लगता है कि वे उनके भावनात्मक भावनाओं से संबंधित थी, यानी भावनात्मक भावनाओं से ये सब चीज़ें संबंधित हो सकती है। वो अपने पूर्वजों को पूजते थे और उनकी मौत के बाद वो उनको दफनाया भी करते थे और उनके यहाँ ज़्यादातर भोजन पानी के साथ, ताकि वे अगले जन्म में आराम से जी सके। आपने देखा है कई कब्रों में हमें जो है भोजन के कुछ सामग्री भी मिले हैं, औजार भी मिले हैं। तो उनका विचार हुआ करता था कि अगले जन्म में अगर जन्म लेंगे तो वो जो है आराम वाला जीवन जिए, इसलिए कुछ वस्तुएं जो है रखने की उसमें प्रावधान थी। उनके बिजली और बादलों की गरज से काफ़ी डर लगता था, इसलिए उन्होंने उनको ही पूजा करना शुरू कर दिया। वो नहीं समझ पाते थे कि सूरज क्यों उगता है और क्यों डूबता था, क्योंकि उस समय उनकी समझ नहीं थी। पर वह जानते थे कि सूरज के उगने से गर्मी और डूबने से शांत और ठंडे वातावरण का एहसास दिलाता है। तो ये बात उनको एहसास थी और यह सब उनके लिए जो है अंधविश्वास सा था और लोग अंधविश्वासी हो गए थे, क्योंकि इसको समझ नहीं पा रहे थे। इसलिए वे सूर्य, चांद, बिजली, बादलों की गरज पूजा करने लग गए और उन्होंने कुदरत के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं किया। तो वो काफ़ी उनके लिए इम्पोर्टेंट था कि उन्होंने कुदरत के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं किया, जैसे आज के मनुष्य जो है कुदरत के साथ खिलवाड़ आए दिन कर रहा है। उन्होंने कुदरत से केवल इतना ही लिया जितनी की उनकी ज़रूरत थी और चैन से रहने लगे, यानी उस समय उनका जीवन बहुत काफ़ी शांतिमय था। जितनी ज़रूरत होती थी उतना ही वो उपयोग किया करते थे। क्या आप नहीं जानते कि आज अगर हम भी वैसे ही करते जैसे कि हमारे पूर्वज ने किया है तो वो संसार में खुशहाल रहती, और इस तरह हम पूर्व जो है पाषाण युग के मध्य पाषाण युग से पहुंच गए होते। और ये संपूर्ण पाषाण युग जो है काफ़ी महत्वपूर्ण था। कहते हैं देखिए हम विकास किए हैं, अच्छी बात है, लेकिन विकास का मतलब ये नहीं होता कि हम प्राकृतिक के साथ छेड़छाड़ करें और प्राकृतिक को हम बिल्कुल ही बिगाड़ दें, क्योंकि बिगाड़िएगा तो इसका जो है खमियाजा आपको ही भोगना पड़ेगा। तो ये बात हर एक इंसान को समझना चाहिए। कहते हैं वो लोग को जितनी ज़रूरत थी उतना ही वो कार्य किया करते थे, लेकिन आज का इंसान कहते हैं ज़रूरत से ज़्यादा करने की कोशिश में पूरा ही तहस नहस कर रहा है कुदरत को। उसके पश्चात आता है मध्य पाषाण युग का समय काल। कहते हैं मध्य पाषाण युग जो था 10,000 से लेकर 8,000 ईसा पूर्व के समय काल को दर्शाया गया है। हम लोग देखते हैं कि मध्य पाषाण युग में आग की खोज कैसे हुई, यानी ये समय काल जो थी आग की खोज के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, चाहे यूपीएससी एग्ज़ाम हो चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, कि मध्य पाषाण युग में किसकी खोज हुई थी, तो आग की खोज हुई थी। आग की खोज किस काल में हुई थी, तो मध्य पाषाण युग में हुई थी। तो क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है ये आपको समझना है। तो आपको समझ में आ गया होगा मध्य पाषाण युग में आग की खोज की बहुत महत्वपूर्ण थी। और यह मुमकिन है कि जब हम दो पत्थरों को आपस में टकराएंगे तो उसमें से जो है चिंगारी निकलेगा। इवन कि आप भी ऐसा करोगे तो निकलता है। और चिंगारी किन्हीं सूखे हुए पत्ते पर जब गिरे तो उससे उन पत्तों में आग लगने लग जाती है। और इस आग से उस समय उन्हें हैरानी या डर जरूर लगा होगा, क्योंकि आग से डरे होंगे, क्योंकि छुआ होगा तो उन्हें गर्म लगा होगा तो ज़रूर डर गए होंगे। लेकिन बुद्धिजीवियों ने इस अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना सीख लिया। उन्होंने पाया कि जानवर आग से भी डरते हैं, तो उन्हें अपनी गुफाओं के सामने उसके जलाकर रख लिया ताकि जानवरों का डर न रहे। और यह रात की रोशनी भी करते थे वो लोग आगों का। खाने का स्वाद भी अच्छा हो गया जब वो आग पर खाना बनाना सीख लिए। उन्होंने यह भी पाया कि सर्दियों में यह गर्मी भी देती है, तो वो उनके लिए सोने पे सुहागा था। आज के युग में भी सर्दियों में लोग आग के चारों तरफ बैठकर उसका लुत्फ़ उठाया करते हैं। तो ये जनरली देखने को मिलता है। क्या आप समझ सकते हैं कि पूर्व मनुष्य जो कि पेड़ों को डाल पर रहते थे, उन्हें आग की खोज तक क्या तरक्की की। यह सब एक रात में तो हुआ नहीं था। जाहिर है कि इस सब में वर्षों लगे होंगे, और यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आग एक आश्चर्य था जो है पूजनीय वस्तु बन गया, क्योंकि आग आपको पता है कितना महत्वपूर्ण होता है। और इसको खोज ज़रूरी नहीं कि जो है ऑटोमेटिक हो गई होगी, बहुत समय लगा होगा। पहले तो आग अगर निकली होगी तो उन्होंने समझा होगा, फिर उन्होंने देखा होगा, कुछ किया होगा, कुछ प्रोसेसिंग होगी, और अचानक किए गए जो इन्वेंशन है उसे कुछ न कुछ उन्होंने सीखा होगा, तब जाके उनको आग के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली होगी। आग की तरह जो है औजारों का प्रयोग एक ज़रूरी खोज थी जो मनुष्य की उस समय आवश्यकता बन गई। और ये औजार जो उस समय के थे उनके
जो है साइकोलिथिया किया करते थे, और ये बहुत काफ़ी तेज हुआ करता था और बहुत ही काम भी आते थे, क्योंकि उससे उनको काफ़ी जो है प्रोटेक्शन मिलती थी। और इसके लिए वो जानवरों की हड्डी का प्रयोग किया करते थे, क्योंकि जानवरों का हड्डी जो होता है टूटने के बाद काफ़ी नुकीला हो जाता है और मजबूती भी रहती है। इसलिए जानवरों की हड्डी का प्रयोग जो है वो बखूबी करने लगे। और इनके ज़्यादा हथियार जैसे कि छेद करने के लिए, उठाने के लिए, तीर बनाने के लिए, काटने के लिए तीर के नुकीले कोन और हथौड़ी अथवा काटने वाले कुल्हाड़ी जिससे कि छोटे छोटे पेड़ काट सके का प्रयोग किया करते थे इन औजारों से। और इससे वो जानवरों का शिकार और खाने के लिए तथा अपने रहने के लिए छोटी छोटी जो है झुग्गियाँ बनाने के काम में लाया करते थे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। औजार के प्रयोग से उन्होंने काफ़ी कुछ जो है अपना जीवन को सुधार लिया था और इन पत्थरों को अपने तीर और भाले में जोड़कर ज़्यादा जो है फ़ायदेमंद बना लिया, क्योंकि इससे जो है काफ़ी आराम पड़ गया उनको जो है शिकार करने में। अब वो एक सुरक्षित जो है दूरी से भी जानवरों का शिकार कर सकते थे। और ऐसे ही कुछ जो है पत्थर हथियार हमें पंजाब कश्मीर की घाटियाँ, हिमालय के निचले हिस्सों में और नर्मदा घाटी में भी देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप पुष्कला में जाकर अगर वहाँ पुस्तकालय है तो वहाँ जाइए और वहाँ पर देखिए, वहाँ पर जो है काफ़ी कुछ आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगा। इवन कि इंटरनेट से भी अगर आप सर्च कीजिएगा तो वहाँ पर भी बहुत जानकारी मिल जाएगा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अब देखिए यहाँ पर जो है पाषाण युगीन जो हथियार औजार दिख रहा है आपको, कुछ इसी प्रकार के नज़र आ रहे थे। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी है कि इस पाषाण काल में औजार जो पत्थरों के बनाए जाते थे या हड्डियों से बनाई जाती थी, बहुत तिखी होती थी और बहुत ही कामिल हुआ करती थी। देखिए जैसे दिख भी रहा है आपको यहाँ पर, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसकी देखिए शेप कितनी महत्वपूर्ण है। हर चीज़ के कार्य के लिए उन्होंने हर टाइप्स के जो है औजार यहाँ पर विकसित कर रखा था। तो आप समझ सकते हो कि उस समय के इंसान कितने जो है तेज हुआ करते थे। उसके पश्चात आता है हमारे समक्ष नवपाषाण युग। देखिए नवपाषाण युग काफ़ी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि नवीन पत्थरों का युग था ये, या नवपाषाण युग जो था नवीन पत्थरों का युग था, जिसका समय काल जो था 8000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व, यानी 2000 ईसा पूर्व में ये लोग जो थे इसमें रहते थे। कहते शुरू अगर देखा जाए, शुरू में मनुष्य केवल शिकार तथा खाना इकट्ठा करना ही उनके लिए पर्याप्त हुआ करता था, क्योंकि इससे अधिक आवश्यकता ही नहीं होती थी। मनुष्य को अगर भोजन मिल जाए, इससे बड़ा बात क्या हो सकता है। हजारों वर्ष लग गए, वह इस सब के बाहर खाना पैदा करने वाले बन गए। यानी उन्होंने हजारों साल लगा, जहाँ पर उन्होंने जो है बाहर खाना बनाना, पैदा करना, उपज करना, ये सारी चीज़ें बाद में उन्होंने सीखा। और यही वह युग था जहाँ मनुष्य अपने आप खुद उगाने लगे और खाने के लिए दर दर नहीं घुमा करते थे। यानी नवपाषाण युग काफ़ी महत्वपूर्ण काल था, जिसमें मनुष्य को एक जगह जो है ठहरा सा दिया, क्योंकि उन्होंने खेती करना सीख लिया, उन्होंने नए नए औजार बनाना सीख लिया और काफ़ी कुछ उन्होंने इस समय सीखा। आप क्या सोचते हैं कि ये कैसे हुआ होगा? शायद जैसे आग की खोज हुई उसी प्रकार हो सकता है कि कुछ बीज ज़मीन में गिर गए होंगे तथा उसमें अंकुर फूटकर एक पौधा निकल आया होगा और यही पौधे खाने के साधन बन गए होंगे। तो कुछ ऐसा ही हुआ होगा। मान लीजिए कोई पेड़ से उन्होंने फल तोड़ा होगा, खाया होगा और उस बीज को कहीं आसपास गिर दिया होगा, तो उन्हें लगा होगा कि अगर हम ऐसे बीज फैला दें तो हमें खाने को बहुत कुछ मिल सकता है। तो शायद यही सोच उनको जो है जो आज जो है काफ़ी विकसित बना दिया। मनुष्य इसी तरह बीज बोकर जो है खेती शुरू कर दिया होगा। अब उनके जो बीज उन्होंने बोए थे उनके देखभाल भी शुरू कर दिया कि फिर से हमें लगाना है, क्योंकि कम से कम बीज बोने के बाद फसल के लिए 6 महीने का इंतजार करना ही पड़ता था। और यह खेती बाड़ी की शुरुआत थी और इसके लिए वह जो है अब लोगों को दर न घूमकर जगह रुकने की ज़रूरत पड़ी, जिसके वजह से मनुष्य ने जीवन में कई फेरबदल व परिवर्तन आए। उन्होंने अपने लिए झुग्गियाँ बनानी पड़ी जो कि एक तरफ से दीवार से बनी हुई थी। उनके खेत इसी दीवार की सीमा से शुरू हुआ करते थे। अब उनके पास रहने के लिए एक जगह हो गया जिसने एक गांव की शक्ल ले ली। तो आपको पता है गांव भी इसी प्रकार विकसित हुआ होगा और इस गांव में कई परिवार जो कि एक दूसरे का संरक्षण किया करते थे बस गए। और इसी समय उन्होंने पाया कि वे लोग कुछ जानवर भी अपने पास रख सकते हैं। तो यह सब खेतीबाड़ी की वजह से ही संभव हुआ कि उन्होंने जो है जानवरों को भी संभाल के रखना सीख लिया। अब यह मनुष्य अन्न अपने लिए तथा उनकी जो है खेल जानवरों के लिए रखने लग लेते थे।
क्या आप यह महसूस किया है कि कुत्ता पहला ऐसा जानवर था जो कि पालतू बना? कुत्ता जो था पहला एक जानवर था जो कि उनका पहला पालतू बना, और बाद में मनुष्य ने बकरी, गाय, भैंस, भेड़ भी रखना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें दूध व गोश्त खाने को मिलता था। क्योंकि आपको पता है उसमें दूध होती थी या गोश्त हुआ करता था। गोश्त मतलब मीट। वे भेड़ों के बाल और उनकी खालों में बस बनाने लग गए। खेतीबाड़ी से उन्हें अन्न और जानवरों से दूध, गोश्त एवं जो है अन्य मिला करते थे। यानी ऊन जो है था उनकी काफ़ी विशेष थी। यानी जानवरों से दूध, गोश्त और ऊन मिला करता था, काफ़ी महत्वपूर्ण थी। इन मनुष्य ने जो है बीजों से पौधे जिससे कि उन्हें फल प्राप्त होता था जमीन से निकलते देखा, और देखा कि कैसे एक माँ छोटे से बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करता है। उन्हें पृथ्वी की पूजा करना आरंभ कर दी, क्योंकि पृथ्वी से उनको जो है भोजन प्राप्त होने लग गया। इसलिए उन्होंने क्या किया, पृथ्वी का पूजा करना आरंभ कर दिया। और इस युग के लोग भी जो है पूर्व युग के लोगों की तरह ही अंधविश्वास में ही रहने लग गए। यानी अंधविश्वास में होना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि उन्होंने जो है कहते जहाँ से उनको भोजन मिलता है उनकी पूजा करना स्वाभाविक बात है। चाहे आप उसको अंधविश्वास कहो, चाहे कुछ भी कहो, क्योंकि जहाँ से उनको पेट भर रहा है, जहाँ से उनको जीवन रक्षक चीज़ें मिल रही है, उनका पूजा करना स्वाभाविक थी। और हम इसको अंधविश्वास नहीं कह सकते। अगर उनको हम अंधविश्वास कहेंगे तो आज के मनुष्य जो है इतना तरक्की करने के बाद भी जो है अंधविश्वास में डूबा हुआ है, तो इनको हम क्या कहेंगे। जैसे जैसे ज्ञान का विकास हुआ, मनुष्य को अपने जीवन में आराम से रहने की आवश्यकता महसूस हुई। उन्हें एहसास हुआ कि अच्छे औजार और सामान की उनको ज़रूरत है। उन्होंने उसे और तेज़ बनाना शुरू कर दिया। कुल्हाड़ी पेड़ काटने व गिराने के काम आने लग गई, और यह कुल्हाड़ी मजबूत पत्थर की हुआ करती थी उस समय, जो कि एक तरफ से पतली और पैनी हुआ करती थी, और उसके लिए लकड़ी के किलो के साथ लगा दिया करता था। यानी ये डिफरेंट टाइप के हथियार हुआ करती थी उस समय। इसी प्रकार एक हंसिया का भी प्रयोग फसल में काम आया करता था। इन हथियारों को वह साफ सुथरा एवं चमका कर रखा किया करते थे। क्या आप जानते हैं कि इन औजारों का इस्तेमाल आज भी कई छोटे जगहों पर हो भी रहा है। हंसुआ देख लीजिए, काफ़ी जगहों पे हो रहा है। कुल्हाड़ी हो रहा है कई जगहों पे। तो ये जनरल सी बात है, हमने उन्हीं से सब बातें सीखी है। एक और खोज इस समय पहियों की थी। कोई भी यह नहीं सोच सकता था कि पहिए कैसे मनुष्य के जीवन को इतना परिवर्तन कर देगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण खोज थी। पहिए कुएं से पानी निकालने के लिए एक पुलिया का काम किया करता था, और धागा बुनने के काम और कपड़े बनाने के लिए एक चक्र का काम भी किया करता था। क्योंकि चक्के का आपको पता है कितना महत्वपूर्ण उपयोग होने लगा। इवन कि जो बर्तनों को बनाने के लिए भी उन्होंने पहियों का बखूबी प्रयोग किया, और इसे वो बर्तन बनाने लग गए, और यह बर्तन खाना पकाने का काम आने लग गया। और यह लकड़ियों से बने होते थे, जो कि बाहर से मिट्टी का लेप चढ़ा होता था। पहिए का सबसे अधिक वो लोग उपयोग किया करते थे वाहनों को यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए। यहाँ नहीं मतलब हुआ कि गाड़ियों को ले जाने के लिए उन्होंने पहिया का बखूबी उपयोग किया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है लकड़ियों के बने हुए आपको बर्तन नज़र आ रहा होगा। आप सोचिएगा कि बर्तन है तो उसको अगर आग पर रखेंगे तो बखूबी वो जल जाएगा, लेकिन वो लोग काफ़ी तेज़ थे। वो लोग काफ़ी मिट्टी की जो थी बहुत मोटी परत चढ़ा दिया करते थे, और मोटी की परत चढ़ाने से क्या होता है, मिट्टी की परत चढ़ा देने से वो नहीं जलती है। जो कि आज भी गांव में ये देखने को मिलता है, जो बंदे चूल्हे पे खाना बनाते हैं अपने बर्तनों को जो है मिट्टी के लेप लगा दिया करते हैं, जिससे उनका बर्तन जो है ख़राब नहीं होता है। और ये गांव में आज भी हो रहा है। तो समझ सकते हो कि आज का समय वो पुराने समय मनुष्य कितनी विकसित था, उनका दिमाग कितना सुचारू था। प्रयोग धातु का प्रयोग भी मनुष्य के जीवन में बहुत काफ़ी बदलाव ला दिया। धातु युग मनुष्य के खाना इकट्ठा करने से लेकर पाषाण युग से काफ़ी आगे आ चुका था। कहते फिर भी वह संतुष्ट नहीं था, क्योंकि शीघ्र ही उन्होंने तांबे की खोज भी की, और यह युग जो है धातु युग कहलाने लगा, क्योंकि धातु का खोज उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और इस युग में मनुष्य ने तांबे से सामान बनाना शुरू कर दिया। क्या आप ये पढ़ चुके होंगे कि मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए आग का इस्तेमाल भी होता था, और यह भी जो है भट्टी के रूप में काम आता था। तांबे वे पहला धातु था जो कि जो है
पिघला कर जो है दूसरे चीज़ों को बनाने में काम आया करता था। तो धातु पहला वस्तु है। देखिए ये यूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि आदि मानव ने पहला धातु किसकी खोज की। तो पहला धातु जो था उनका तांबा था, जिसको उन्होंने पिघला कर दूसरे औजार बनाने सीख लिए थे। देखिए यहाँ पर जो कांसा युग जो है औजार काफ़ी विस्तृत है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनके औजार आप देख के भी हैरान हो जाओगे कि ये जो तांबे से बनाए गए थे, कांसे से बनाए गए थे, कितना महत्वपूर्ण था, कितनी तिक्की थी। और इसे जानवरों का जो है खेतों के लिए हर चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया करते थे। और ये देखने में भी देखिए कितना जो है अलग दिख रहा है और कितना महत्वपूर्ण दिख रहा है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी इनका जो है धातु की खोज। धातु की खोज ने इनके जीवन में बहुत ही बदलाव करके रख दिया। जैसे जैसे धातु मिलने लगे मनुष्य ने उनके साथ जो है खोजबीन भी शुरू करने लग गए, क्योंकि एक धातु मिला उसके बाद उन्होंने दूसरी धातु की खोज करना शुरू कर दिया। तांबे के दूसरे धातुओं के साथ मिलाकर जैसे कि जस्ता, लोहा और तांबे का मिश्रण करके वो कांचों को तैयार किया। पहले बने औजार की तुलना में इन धातुओं से बने औजार ज़्यादा फायदेमंद साबित हुए और लोहे के बने कुल्हाड़ी और चाकू ज़्यादा जल्दी पेड़ काटने तक जो है कृषि काम आने लग गए। तो कहते हैं जैसे जैसे उनकी समझ बढ़ी वैसे वैसे उन्होंने जो है हर एक जो है चीज़ों का इस्तेमाल करना बेखूबी सीख लिया। कहते हैं आज मनुष्य ये समझता है कि हमने जो है मिश्र धातु का निर्माण किया, लेकिन शायद उनको नॉलेज नहीं है कि ये पुरातन समय से ये कार्य पद्धति चलती आ रही है। जब मनुष्य लोहे और पत्थर के मिले जुले जो है औजार का प्रयोग करने लगे तो यह युग जो है लोह युग कहलाने लग गया, क्योंकि लोहे का इस युग में खोज हुई, इसलिए ये युग जो है लोहे युग के रूप में जान लगा। इस युग में इस्तेमाल वस्तुओं में हमें ब्रह्मगिरी जो है माईमोर में है, जो है नवाब नौली नज़दीक नर्मदा नदी और छोटा नागपुर में भी मिले। छोटा नागपुर जो है इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण जगह था। अगर आप कभी भी इन जगहों पर जाएं तो उनके बारे में देखे हो और कुछ जो देखा है आपने, जो पढ़ा है, जो सोचा है, समझा है, उनको वहाँ पर जो है देखिए और जाने कि आखिर ये समय इतना विभिन्न क्यों थी। देखा जाए तो जन समूह की शुरुआत, फिर जन समूह का शुरुआत कैसे हुआ। कहते हैं खेती बाड़ी, मिली जुली खेती, औजारों की प्रगति और पहियों की खोज ने मनुष्य एक जगह समूह में रहने लग गया और इसको हम गांव कहते हैं, यानी जन समूह उन्होंने बनाना सीखा और यह समूह धीरे धीरे बढ़ने लगा। और देखिए बढ़ते बढ़ते आज शहर में विकास हो गया। आने वाला समय में क्या विकास होगा शायद आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और इस बढ़ते हुए समूह का नियंत्रण में रखने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति विशेष की जरूरत पड़ी जो वहाँ पर जो है कानून और आपस में मिलजुल कर रहने में सहायता करी। तो यहीं से जो है राजनीति विज्ञान का जो है शुरुआत हुई कि जब वो गांव में रहने लग गए तो उन्होंने एक व्यक्ति को जो है कुछ मुखिया बनाया जो पूरे लोगों पर नियंत्रण रख सके, कानून बना सके। अनेक समूह अपने तरीके से अपना नेता चुनने लग गए और यह नेता ज़्यादातर कोई बुजुर्ग ही हुआ करता था जिसके पास बहुत काफ़ी तजुर्बा हुआ करता था, क्योंकि हर क्षेत्र में वो उनकी मदद किया करते थे और ये नेता ही सबका जो है ख्याल भी रखा करता था। अगर कभी दो लोगों में कोई मतभेद होता था तो ये नेता ही उनको सुलझाया किया करते थे और धीरे धीरे यह सब जो है समूह बढ़ता गया, तब नगर जो है शहर बनने लग गए। और आज देखिए उन्हीं का आज जो सोच विचार है जो कि नगरों में विकास हो गया। क्या आप ये बात जानते हैं कि सबसे पहला कस्बा सरस्वती और सिंध में जो है सन 2500 ईसा पूर्व में बनाया गया। देखिए यूपीएससी एग्जाम क्वेश्चन के अंतर्गत पूछा जा सकता है कि पहला कस्बा कहाँ बनाया गया। पहला कस्बा सरस्वती और सिंधु में सन 2500 ईस्वी पूर्व में बनाया गया, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था और इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा गया। सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा की खोज से आप भली भांति परिचित ही होंगे, तो समझ सकते हो कि कितना महत्वपूर्ण रहा होगा। उसके पश्चात धर्म। कहते हैं पूरे विश्व में मनुष्य को अनहोनी का भय लगा ही रहता है और कोई भी ऐसा हादसा जो उसके समझ से बाहर था उसको वो बड़े आश्चर्य और हैरानी से देखा करता था। जमीन में एक माँ का रूप ने लिया था, क्योंकि ज़मीन एक माँ का रूप ले लिया था, क्योंकि आपको पता है ज़मीन से उनको उपज मिलती थी, इसलिए वो उसको माँ कहा करते थे, जो अपने बच्चों के लिए खाना पीना देती थी। सूर्य हमें जिंदगी और गर्मी देता था, रात के अंधेरे में रोशनी देता था। इसी प्रकार चांद, तारे, बारिश के बारे में भी उनको बहुत काफ़ी उन्होंने जो है इन चीज़ों को पूजनीय बना दिया और ये लोग उनके लिए जो है कुर्बानी देने लग गए, उनका सम्मान भी गीत गाने लग गए। आपने देखा होगा कई जगह बलि प्रथा चलाई गई है, कई जगह गीत गाने का प्रावधान है, तो ये सब पुराने समय से लिया गया ही प्रावधान है। कई जगह तो बलि प्रथा आज भी जो कि हम
21वीं शताब्दी में आ रखे हैं, यहाँ भी प्रचलित है। और गीत गाने के जो कहते हैं अपने अपने देश के भाषा में गाना गाना, ये भी एक आम बात है। ऐसे कुछ इंसान जादू टोना करने वाले उभरे जो यह कहते थे कि वे अपने जादू टोने से लोगों की मदद भी कर सकते हैं, यानी उसी तरह जादू टोने वाले लोगों का भी विकास हुआ। कहते हैं कुछ लोग जो होते हैं जादू टोना दिखाते हैं, आपको लगता है कि वो बहुत बड़े जो है चमत्कारी बाबा बन गए हैं। आज वही इंसान जादू टोना करके आपको जो है काफ़ी भयभीत करते हैं, और आप लोग भी पागलों की तरह उनके पास चले जाते हो। वो कोई महान नहीं है, उन्होंने कुछ जादू टोना सीख लिया है और वही आपको दिखाते हैं, तो आप लोग हैरानी में पड़ जाते हो। और ये ऐसी बात देखोगे तो गांव में आम है, गांव में चले जाओ, इससे भी अच्छे अच्छे आपको जो है जादूगर दिख जाएंगे। कुछ लोगों ने कुर्बानी भी दी, कहते हैं इन बाबाओं कहने पर कितने लोगों ने कुर्बानी भी दी, जादू टोना के कारण कई कुर्बान भी हुआ। और इवन ये पुराने समय की बात छोड़िए, आज के समय में भी विकसित है। कोई आपको बाबा साधु संत कहेंगे कि आप इसकी कुर्बानी दो, आप बिना सोचे समझे जो है 21वीं शताब्दी में होते हुए भी आप जो कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाओगे। जनता समूह की मदद करने के लिए पूजा पाठ करने लगे, और ये लोग पीड़ित जो है पंडित कहलाने लगे, और उसमें पंडित का भी जो है विकास जो है देखने को मिला। लोग यह जान गए थे कि मृत्यु एक ऐसा सफ़र था जहाँ से कोई जिंदा वापस लौट के नहीं आता है। उन्होंने मरे हुए लोगों के लिए कब्र खोदनी शुरू कर दी, और ऐसी कब्र जो ढक कर रखने के लिए बड़े पत्थरों का भी इस्तेमाल किया जाने लगा, जिसको हम मेगाथलिस्क भी कहते हैं। कभी कभी ऐसी चीज़ें जो कि रोज़ के काम आती थी कब्र में भी रखे गए कि शायद वो अगले जन्म में उसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये उनकी सोच थी। कहते चलिए वो इतना समझ नहीं थी, इतना सभ्य नहीं थे, इसलिए उनकी सोच थी। लेकिन आज के लोग भी तो पुण्य जन्म पे विश्वास कर रहे हैं, कहते हैं यहाँ पर जो दान करोगे अगले जन्म में तुम्हें काम आएगा। पता नहीं क्या सच्चाई इसके बारे में तो मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी पुराने समय की अभी भी पद्धतियाँ जो है हमारे समाज में विद्यमान है। क्या आपको जानना है कि तरीका आज के युग में भी होती है? आज को बहुत ही हैरानी होगी कि आज भी हमारी कई चीज़ें ऐसी है जो हमारे पूर्वजों से मिलती जुलती बिल्कुल ही नज़र आ रही है। कहते हैं अगर लोह युग और आग की बात करें तो कहते हैं लोह युग और आग काफ़ी महत्वपूर्ण था, कि जैसे कि आपने पढ़ा है कि सीखा है कि मनुष्य की सभ्यता और सभ्य रहने के तौर तरीक़ों में काफ़ी विकास हुआ। कहते हैं पूर्व युग में मनुष्य ने औजारों के पत्थर से बनाया, यानी उन्होंने जो है पूर्व युग में मनुष्य ने औजारों को पत्थर से बनाया जो कि बहुत काफ़ी तेज और काफ़ी सटीक थी। बाद में लोहे की खोज से यही औजार ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने लग गए, यानी लोहे की खोज ने इनको बहुत कुछ जो है फ़ायदेमंद में बदल दिया। कहते तांबे कांसा लोहे की खोज क्रमश होती ही चली गई। कहते हैं जब कोई नई चीज़ बनती है तो हमें और जिज्ञासा होने लग जाती है कि आगे क्या होगा। तो इसी चीज़ ने, उनकी जिज्ञासा ने उनको है तांबा कांसा लोहे की खोज करने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। कहते हैं लोहे की खोज मनुष्य की प्रगति की बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी बनी, क्योंकि लोहे की खोज आपको पता है कि आज के समय में लोहा कितना महत्वपूर्ण है। ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसमें लोहे का उपयोग न हुआ हो। इससे बने हुए औजार ज़्यादा मजबूत और देर तक चलने वाले थे। तो ये औजार जो थे काफ़ी महत्वपूर्ण बन गए पुराने समय में भी, और बाद में और धातु का इस्तेमाल होने लग गए। लोग दो धातुओं को मिलाकर एक अन्य धातु बनाने लगे, जिसे मिश्र धातु आप कहते हो, यानी उन्होंने अलॉयस बनाना शुरू कर दिया। कहते पीतल इसका सबसे अच्छा उदाहरण था। उसके बाद हमने स्टील कार्बन और लोहे को मिलाकर एक नया धातु निर्माण किया। आपने पीरियोडिक टेबल ही पढ़ा होगा, उसमें पहले जो तत्व की खोज नहीं हुई थी, आगे चल के बहुत से तत्व की खोज हुई। तो सोचिए जैसे आदि मानव हुआ करते थे, जैसे पुराने समय में लोग हुआ करते थे, हम भी तो उसी प्रकार से खोज कर रहे हैं। कहते प्लास्टिक का निर्माण भी हुआ, और प्लास्टिक का इस्तेमाल अब भी और औजार और जो है वस्तुओं को बनाने में काम आने लग गया, और यह दूसरे धातुओं के ज़्यादा जो है भरोसेमंद हुआ, क्योंकि आपको पता है प्लास्टिक जो है कभी ख़त्म न होने वाली वस्तु है, जिसको आप एक बार बना दोगे तो फिर इसको नष्ट करना संभव नहीं रह जाता है। तो प्लास्टिक उनके जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था, और आज के जीवन में भी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज ये प्लास्टिक जो है कोई भी जो है छोड़ नहीं सकता, त्याग नहीं सकता, क्योंकि प्लास्टिक आज हर एक रूप में आपके घर में उपलब्ध है। प्लास्टिक का इस्तेमाल हमारे वातावरण पर जो है गलत प्रभाव डालने लगी, क्योंकि आपको पता है प्लास्टिक जो है नष्ट नहीं होने वाले पदार्थ है, जो कि हमारे वातावरण पर काफ़ी प्रभाव जो है डालने लगा, इसलिए इसका प्रयोग अब कम होने लगा है। आपको प्लास्टिक के बने बैग पर पाबंदी लगाने की बात तो मालूम ही होगी। आपको पता है कि भारत में कई क्षेत्र में जो है प्लास्टिक पर बैन लगी हुई है,
क्योंकि ये बहुत खतरनाक है। लेकिन शायद ये जान के हैरानी होगी कि जिस राज्य में प्लास्टिक बैन की गई है उस राज्य में जो है प्लास्टिक धड़ल्ले से चलाई जा रही है और इसमें कोई रोक टोक नहीं है। बैन तो सिर्फ कहते हैं नाम मात्र का होता है। कोई भी चीज़ जो होता है आज के समय में सिर्फ नाम मात्र का होता है, क्योंकि आपको पता है कि सभी को जो है अगर इतना बड़ा फैक्ट्री प्लास्टिक का वो लोग बंद कर देंगे तो कहते हैं उनका जो है इलेक्शन में पैसा कहाँ से आएगा। कहते हैं क्योंकि आज के लोग जो है डिफरेंट टाइप के हैं। पुराने समय के लोग सिर्फ आवश्यकता के अनुसार चलते थे, लेकिन आज के समय के लोग जो हैं आवश्यकता से आगे चलते हैं। वो सोचते हैं कि सब कुछ कैसे मेरे पास आ जाए। तो पाबंदी होने के बावजूद भी वो फैक्ट्री कभी बंद होती नहीं है, सिर्फ बैन कर दी जाती है कागज़ों में। तो ये आपको जान के हैरानी रहेगी। कहते हैं वैज्ञानिक ऐसे प्लास्टिक खोज कर रहे हैं जिसके हमारे पर्यावरण पर गलत असर न पड़े। तो कहते हैं आप जान गए होंगे कि मनुष्य की हर खोज एक चुनौती छोड़ जाती है और इसमें कोई दो राय नहीं। शायद आने वाला समय में प्लास्टिक का भी जो है हम बेखूबी जो है नष्ट कर सकती है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि कहते हैं मनुष्य के जो है चुनौतियाँ हमेशा बनी रही है और चुनौतियों से आगे निकलना मनुष्य का स्वभाव था और यही एक चुनौती हमारे आगे बढ़ने में सम्मिलित होती है। और इसके बारे में हम आगे जानने की कोशिश करेंगे और उसके विस्तार पूर्वक और भी चर्चा करेंगे इसके आगे का टॉपिक। तो आप इसी तरह त्रिपान स्टडी सेंटर के साथ बने रहें। अगर आपको ये बात समझ में आ गई, सारे आपने युगों के जो है समय काल के बारे में अगर समझ में अच्छे से आया है, तो आपका भी फर्ज बन जाता है कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है, क्योंकि आपका भी दायित्व है कि त्रिपान स्टडी सेंटर का हेल्प करना है। और त्रिपान स्टडी सेंटर का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि ये वीडियो जो है हर एक बच्चे तक पहुँचे, और पहुँचेगा तभी वो ज्ञान हासिल कर सकेंगे। क्योंकि एक बात आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन रटने से आपको नहीं समझ आएगा। आप क्वेश्चन एग्ज़ाम में रट के जाओगे, सारे एग्ज़ाम में आप भूल जाओगे, लेकिन समझा हुआ बात कभी नहीं भूलोगे और वो आपको जीवन तक याद रहेगा। इसलिए क्वेश्चनों को नहीं रटो, चैप्टरों को समझो। चैप्टर अगर आपको समझ में आ गया तो समझिए आपको सब कुछ आ गया। और चैप्टर बच्चे से कैसे समझेंगे? जब आप उनको जो है ये वीडियो उन तक फॉरवर्ड करोगे। अब फॉरवर्ड करने के लिए क्या करना है? यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है। जो आपके कॉन्टैक्ट में होंगे उनको ये वीडियो मिल जाएगा, और जो पढ़ते होंगे जिनके सिलेबस में ये टॉपिक होगा वो बेखूबी देखेंगे ही देखेंगे, इतना मुझे विश्वास है। ठीक है, अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो शायद आने वाला जो है वीडियो का नोटिफिकेशन भी प्राप्त ना हो पाए। ठीक है, अगर आप सोचिएगा ये बात कि मैं एक बार देख लेता हूँ वीडियो, कोई बात नहीं, दोबारा मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तो शायद आप गलत सोच रहे हो। आपको पता है कि त्रिपान सेंटर जो है 8th क्लास से लेके MA तक की बड़ी बच्चों के लिए अग्रसर है। और ये बेखूबी आपको जो है इसके प्लेलिस्ट में भी नज़र आ रहा होगा। ये सारे वीडियो जो है MA तक, 8th क्लास से MA तक के बच्चों के लिए कुछ न कुछ इसमें ज़रूर उपलब्ध है। ठीक है, अगर कुछ ढूंढने में आपको असुविधा हो रहा है तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाके यहाँ सारे वीडियो ढूंढ सकते हो, जहाँ जो है लेसन वाइज, चैप्टर वाइज, सिलेबस वाइज आपको नज़र हर क्षेत्र में आएगा। ठीक है, अगर आपको कुछ कमेंट करना है, कुछ बात रखना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो, ठीक है, कुछ इसमें बदलाव चाहते हो, तो इसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा।